हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के तहत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही रुचिकर टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही यूजफुल टॉपिक सिविल सर्विसेज के प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से। देख पा रहे हैं आप, स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट से हमेशा जो है यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, इसलिए यह टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए। और यह टॉपिक जो है आपको 2011 से 2025 तक के प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। हालांकि आपको जो है 2025 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस हम पहले से सॉल्व करा चुके हैं, तो इसमें हो सकता है कि 2020 से क्वेश्चंस आपको मिले। 4 साल का, पिछले 5 साल का क्वेश्चंस आप जो हम ईयर वाइज कराए हैं टॉपिक, वहाँ से आप इस लोकल गवर्नमेंट से या स्थानीय सरकार से जो टॉपिक से जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ मिल सकता है। ओवरलैपिंग के तहत हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन 2020 से ही लेकर आए हैं, तो आप इसको कृपया करके वीडियो शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यूपीएससी जो पूछता रहा है उसके बारे में आइडिया लग जाए और किस तरीके से अपने तैयारी को आप नई दिशा दें, नया आयाम दें, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखिए प्लीज। उसके बाद आपको सबसे पहले ये आपको जानकारी थोड़ा सा हम दे दें स्थानीय शासन के बारे में। आप लोग स्थानीय शासन पॉलिटी आपने पढ़ा होगा, तो स्थानीय शासन आप पढ़े भी होंगे अच्छे से। स्थानीय शासन जैसा कि आप जानते हैं कि 73rd और 74th संवैधानिक संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 92 में हुआ था और 93 से इसको लागू किया गया। मतलब स्थानीय शासन को जो संवैधानिक आधार दिया गया, संविधान के संशोधन द्वारा 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया और इसके तहत जो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भी स्थानीय शासन था हमारे अंदर, हमारे संविधान में व्यवस्था थी, लेकिन जो है उसको सही तरीके से लागू करने के लिए हमको जो है ये संशोधन करना पड़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हमारा स्वतंत्रता मिलता 1947 में, हम आकर 1992-93 में स्थानीय शासन को सही तरीके से उसको हम पावरफुल बनाते हैं या उसको हम एक तरीके से सशक्त बनाते हैं। लेकिन यह मन में आपके सवाल जरूर आता होगा कि क्यों इतना टाइम लगा। देखिए, पहले भी था 1952 में जो है इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में जो है 1952 नोट कर लीजिए आप लोग, 1952 के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत जो है कुछ स्टेट्स में ये इस तरह के मतलब स्थानीय शासन चल रहे थे, वो त्रिस्तरीय थे। और 1952 में जब ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको शुरू किया गया था, इसका कारण ये था कि उस समय के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और जो संविधान के निर्माता सभा के जो सदस्य थे बी.आर. अम्बेडकर, उनका यह मानना था कि स्थानीय शासन को अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उस समय देश काल परिस्थितियाँ अलग अलग थी। देश काल परिस्थितियों का जैसा कि जानते हैं कि विभाजन हुआ और बहुत ज़्यादा जो है विवाद हो रहा था और एकता, यूनिटी के संबंधित चीज़ों को मतलब स्थानीय लेवल पे अगर हम ज़्यादा पावरफुल बनाते तो वो एक चैलेंज हो सकता था। तो देश काल परिस्थितियों को देखते हुए जो है इस तरीके का इतना एम्पावर नहीं किया गया था स्थानीय शासन को, चूंकि सेंट्रलाइज सिस्टम और सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया था। लेकिन चूंकि गांधी जी की अगर बात किया जाए, तो गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में वो विश्वास करते थे। तो उनके सिद्धांत को जो है संविधान में लागू भी किया गया था और उसी के तहत जो है मतलब शासन में सहभागिता, मतलब स्थानीय स्तर तक के लोगों को दिया जाए शासन में सहभागिता, उसके तहत जो है स्थानीय शासन को पावरफुल बनाया गया 73rd और 74th अमेंडमेंट को। तो आइए हम इस टॉपिक में जो पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और ये काफ़ी आपके लिए रुचिकर होगा, तो कृपया करके वीडियो में आप बने रहिए। क्लास में बच्चे भी हैं, वो भी इसके साथ आप लोगों के साथ आप जो ऑनलाइन देखेंगे वो भी आपके लिए उपलब्ध है, और जो क्लास में जो उपस्थित बच्चे हैं वो तो है ही हैं। तो आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। जो हमारा पहला प्रश्न है आप देख पा रहे हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में, निधियों मतलब फंड, इंग्लिश में इसको फंड कहते हैं, फंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स निधियों का उपयोग यानी फंड्स का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए।
जो ये स्कीम है उसके अंतर्गत जो निधि या फंड है, उस फंड के बारे में ये प्रश्न है कि उसको जो है किस एरिया में खर्च किया जाना चाहिए। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए। उसी तरह दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रत्येक सांसद की निधि एक निर्दिष्ट भाग SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लाभ के लिए होना आवश्यक है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। उसी तरह MPLADS यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम निधियों को वार्षिक आधार पर स्वीकृत किया जाता है और अप्रयुक्त निधियों को अगले वर्ष तक आगे नहीं ले जा सकता। मतलब कि जो निधि बच जाती है, जो फंड बच जाता है, उस फंड को हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, वही रोक देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि जिला प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष क्रियान्वयनाधीन सभी कार्यों का कम से कम 10% निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट कह रहा है। और यहां देखिए थोड़ा चिपक गया है, क्योंकि उसमें पीपीटीज में तो सही दिख रहा था, लेकिन इसमें जब हम प्रोसेस किए तो थोड़ा चिपक गया है। कोई बात नहीं, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। केवल 1 और 2, ए कह रहा है, बी कह रहा है केवल 3 और 4, और सी कह रहा है केवल 1 और 2 और 3, और डी कह रहा है केवल 1 2 4। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, मतलब पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। अब इसमें हम लोग व्याख्या में देखेंगे कि पहला क्यों सही है, दूसरा क्यों सही है, तीसरा क्यों गलत है और चौथा क्यों सही है। आइए हम व्याख्या में आते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम यानी MPLADS एक केंद्रीय सरकारी योजना है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि केंद्रीय सरकारी योजना है जिसे 1993 में 1993 में, यह फैक्चुअल जानकारी है, ऑनलाइन भी आप जो देखेंगे उनके लिए भी है कि 1993 में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि MPLADS कब शुरू किया गया, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम कब शुरू किया गया, तो 1993 में शुरू किया गया। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर फैक्चुअल जानकारी है। प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि वर्तमान में 5 करोड़ मिलती है। इसी के तहत जो सांसद को दिया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ की राशि उनको दी जाती है। पहले 2 करोड़ था, बाद में इसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया। यही वो निधि होती है। ठीक है, इस राशि का उपयोग अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाता है, जैसे सड़कें, पुल, स्कूल और अस्पताल इत्यादि। अतः कथन 1 सही है। कथन 1 भी यही कह रहा है कि स्थानीय परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाता है, जैसे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल इत्यादि में। तो इस जो फंड का उपयोग किया था, इस आधार पर कथन 1 सही है। 15% MPLADS निधियों का उपयोग, मान इस निधि के तहत, इस स्कीम के तहत जो निधि दिया जाता है उसमें जो है 15% जो उसका उपयोग जो होता है SC यानी अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए किया जाना है, और 7.5% जो निधि होता है अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए, क्षेत्रों के लिए। इसलिए कथन 2 सही है। भाई उसमें भी कह रहा है कि एक निश्चित राशि जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें खर्च किया जाता है। तो इसमें जो परसेंटेज है देख लीजिए, मतलब कि 15% SC के लिए, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। और 7.5 जो है ST के लिए। मतलब MPLADS के तहत जो फंड होता है उस फंड का 15% SC के लिए आबादी वाले क्षेत्र में और 7.5% ST के लिए खर्च होता है। यह परसेंटेज आपको जानना चाहिए, इसलिए यह कथन सही है। योजना के तहत जारी गई निधियां नॉन लैप्सेबल होती है, अर्थात किसी वर्ष में जारी नहीं की गई निधि का पात्रता अगले वर्ष में आगे बढ़ जाती है, इसलिए कथन 3 गलत है। मतलब अगर कोई राशि मान लीजिए बच गई, हमको राशि अलॉट किया गया 1 वर्ष के लिए, उस राशि को हम खर्च नहीं कर पाए, कुछ राशि बच गई, मान लीजिए हमको 2 करोड़ दिया गया किसी उसमें खर्च करने के लिए किसी मद में, और हमने 1 ही करोड़ खर्च किया, 1 करोड़ बच गया, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले साल के लिए। ऐसा नहीं है कि वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो वहां ये कह रहा था कि लैप्स हो जाता है, इसलिए कथन उसमें क्वेश्चन के हिसाब से वो गलत हो गया। हाँ, तो निर्धारित समय में 1 साल के अंदर खत्म नहीं किया तो फिर सरकार के पास नहीं, उसको अगले योजना में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, लैप्स नहीं होगा। सरकार के पास वापस करेंगे तो लैप्स हो जाएगा। उसको कैरी फॉरवर्ड मतलब कि हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, अगले वर्ष के लिए उसको खर्च कर सकते हैं हम। हाँ, इसमें ऐसा सिस्टम है। ठीक है, और आधिकारिक दिशा निर्देशों के पृष्ठ 34 के अनुसार जिला प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष क्रियान्वयनाधीन कार्यों में से कम 10% निरीक्षण करेगा, इसलिए कथन 4 सही है। जो भी इसमें जो आधिकारिक दिशा निर्देश 34 के अनुसार है कि जिला प्राधिकारी मतलब DM प्रत्येक वर्ष क्रियाधीन कार्यों में से कम 10% का निरीक्षण करेगा। जो कार्य हो रहे हैं उसमें से कम 10% काम का
निरीक्षण करना इसेंशियल है इस निधि के तहत जो प्रावधान है। इसलिए कथन 4 भी सही है। अतः सही उत्तर विकल्प डी होगा, यानी 1, 2, 4 सही है। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए हमारा जो है प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2016 में आया हुआ प्रश्न है ये। पंचायती सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है समय से पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करती है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक ए, केवल 2 सी, केवल 1 और दोनों, और न तो 1 न तो 2 डी। इसका आंसर बी होगा, केवल 2 सही है। ये जो है 21 वर्ष होता है, यही मैं बता देता हूं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होता है पंचायत में चुनाव में भाग लेने के लिए, और 25 वर्ष होता है किसमें? विधानसभा में। विधानसभा में, लोकसभा में, विधानसभा और लोकसभा में 25 वर्ष होता है, और 21 वर्ष होता है पंचायत में, और 30 वर्ष होता है राज्यसभा में। ये न्यूनतम आयु है। ठीक है, ऑनलाइन जो देखेंगे वो भी कृपया करके इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 21 वर्ष जो होता है, 21 वर्ष जो होता है 21 वर्ष पंचायत के लिए, ये सब न्यूनतम आयु है। मतलब इतनी आयु कोई धारण करेगा तभी इन सब चुनावों में वो भाग ले सकता है। इस आधार पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा? समय से पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करती है। ठीक है, मतलब आपको एनालिसिस में भी मैं आपको बता देता हूं कि पहला कथन गलत कैसे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243F के अनुसार, ये देख लीजिए 243F में ये प्रावधान है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। अब यहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है पंचायत में चुनाव में भाग लेने के लिए, या पंचायत सदस्य का चुनाव में भाग लेने के लिए? तो वो है अनुच्छेद 243F। ठीक है, दूसरा कथन सही है। यदि पंचायत अपनी 5 वर्ष की पूर्ण अवधि से पहले भंग कर दी जाती है तो पुनर्गठित नई पंचायत केवल मूल अवधि के शेष समय के लिए ही कार्य करेगी, 5 वर्ष की नई अवधि के लिए नहीं। यह संविधान के अनुच्छेद 243E4 के अनुसार है। ठीक है, देखिए इस दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक पंचायत चुनी गई। ठीक है, एक पंचायत का आयु जो होता है 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष के लिए चुनी गई, और किसी कारणवश वो विघटित कर दी गई, और फिर से पंचायत का चुनाव हुआ और दूसरा पंचायत बना। तो इस 5 वर्ष में जो शेष अवधि रहेगा ना, उसी के लिए वो कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि उसको नया 5 वर्ष अलॉट किया जाएगा। ये प्रावधान है। जबकि आप देखे होंगे विधानसभा में या लोकसभा में मतलब खत्म हो गया तो खत्म, अगला जब बनेगा तो 5 वर्ष के लिए बनेगा। इसीलिए ये कंफ्यूजन हो रहा है आपको। ठीक है, कोई पंचायत का पुनर्गठन हुआ, हाँ प्रधान जी नियुक्त हो गए, हाँ, लेकिन किसी कारणवश प्रधान मर गए या मतलब किसी कोई भी कारण ऐसा हो सकता है जिस वजह से जो है पुनर्गठन की जरूरत पड़ गई नए पंचायत की, तो वो मान लीजिए कि 4 साल वो काम किए, 1 ही साल बचा हुआ है, तो 1 वर्ष ही वो काम करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको 5 वर्ष दे दिया जाएगा उनको। ये संविधान के अनुच्छेद 243E चौथे के अनुसार है। लोकसभा में तो मतलब 5 साल के लिए हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार जो है गिर गई किसी कारणवश, तो भाई फिर से जो है चुनाव होता है तो 5 वर्ष के लिए फिर होता है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, शेष अवधि के लिए ही होगा। ठीक है, हाँ खत्म। हाँ, वहाँ सरकार है ना, यहाँ तो सरकार जैसी चीज है नहीं, या तो पंचायत के वो मुखिया होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम 5 वर्ष का जो एक समय निर्धारित किए हैं तो उसी 5 वर्ष में वो उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ नियम संविधान का ये बना हुआ है। मतलब लोग जनरली क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि विधानसभा में 5 वर्ष है, लोकसभा में 5 वर्ष है, तो यहाँ भी 5 वर्ष होगा, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। आप गलत मार के ही आते, मार देते, लेकिन ये सही है। तो इसको याद रखना चाहिए। ये संविधान के आर्टिकल 243E4 के अनुसार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा जो हमारा प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये।
विकास में जनता की भागीदारी, ठीक है, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय एकत्रीकरण। देख लिए, ये पंचायती राज के मूल उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा दिया है ना कि आपको लगेगा कि चारों जो है सही है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप जब पंचायती राज को बहुत अच्छे से नहीं समझ रहेंगे, बहुत माइनॉरिटी डिफरेंस है कि जो इसका मूल उद्देश्य है और मूल उद्देश्य नहीं है। जैसे जनता की भागीदारी क्या है, जनता की जो भागीदारी है वो है, जनता की भागीदारी कैसे है भाई देखिए, ग्रास रूट लेवल पे भी विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि हम जो है पावर को, जो पावर है मतलब सत्ता जो है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है जब केवल सेंट्रलाइज होता है। लेकिन सत्ता की भागीदारी कैसे कर रहे हैं हम लोग, एक तो केंद्र सरकार हो जा रहा है और एक राज्य सरकार और एक जो हो रहा है आपको पंचायत, मान लीजिए पंचायत या लोकल गवर्नमेंट एलसी। तो जब ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है तो 3 स्तर पे हो रहा है, तो इसका मतलब कि जनता की भागीदारी यहां पे भी हो रही है। तो जनता की भागीदारी ये सुनिश्चित करता है कि उसका उद्देश्य भी है कि जनता की भागीदारी हम सत्ता में करेंगे। पंचायत में तो डायरेक्ट जनता भाग लेती है। हाँ, भाग लेता है, तो इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य तो यही है ना, तो इसलिए इसका एक हो जाएगा पहला जो है विकास में जनता की भागीदारी। राजनीतिक जवाबदेही क्यों नहीं है वो आपको हम समझाएंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, भाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो इसका उद्देश्य ही है कि विकेंद्रीकरण हम करेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, शक्ति का विकेंद्रीकरण करेंगे, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी ऐसे। तो ये गांधी जी का सपना भी था और हमारे संविधान के उसमें दर्शन में भी है, फिलॉसफी में भी है। तो हम समझते हैं कि इसका 2 आंसर क्यों है और ये 1 और 4 क्यों नहीं है। इसका जो आंसर हो रहा है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, 1 सही है और 3। मूल रूप से यही जो है इसके उद्देश्य है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य। अब जो है राजनीतिक जवाबदेही क्यों नहीं है, वित्तीय केंद्रीकरण क्यों नहीं है। राजनीतिक जवाबदेही जो है, यही मैं बता देता हूं, राजनीतिक जवाबदेही जो है जनरली पार्लियामेंट का या फिर विधानसभा का माना जाता है। हालांकि मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से जवाबदेही में पंचायत भी आता है, क्योंकि राजनीतिक में सत्ता में विकेंद्रीकरण जवाबदेही को सुनिश्चित तो करता है, लेकिन मेन जो जवाबदेही होती है, क्योंकि पार्लियामेंट ही एक्ट को पारित करता है, ठीक है, राज्य विधानसभा ही किसी एक्ट को पारित करता है। एक्ट पारित करने का पावर तो पंचायत को है नहीं, तो जब एक्ट जो पार करेगा उसकी प्राथमिक जवाबदेही होगी ना, राजनीतिक जवाबदेही। तो इसका मतलब कि संसद और विधानसभा को मूल उद्देश्य है इनका, संसद और विधानसभा का पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य नहीं है, इसलिए राजनीतिक जवाबदेही नहीं होगा। उसी प्रकार वित्तीय एकत्रीकरण, हालांकि स्थानीय कर वसूलने का अधिकार है, स्थानीय कर वसूलने का अधिकार है पंचायती राज सिस्टम को, स्थानीय कर वो लगा सकता है, जैसे चुंगी कर आप सुने होंगे, लगाती भी है। लेकिन क्या किया गया कि जो 11वां जो सूची है, 11वां सूची, 12 सूची है ना, 12 लिस्ट, तो 11वां और 12वां सूची जो है, एक 11वां सूची है पंचायत से, 12वां सूची जो है शहरी शासन से है, ठीक है, नगर पालिका से है। तो 11वां सूची में बहुत सारे ऐसे विषय डाल दिए गए हैं जो पंचायत को दिए जा सकते हैं उसको कार्य करने के लिए। तो वित्तीय एकत्रीकरण भी उसमें दिया है, ठीक है, मतलब कर कर सकता है लोकल लेवल पे, लेकिन ये मूल जो विषय है राज्य का विषय है, टैक्स कलेक्शन, ये मूल उसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। और ये राज्य पे भी निर्भर करता है कि जो 11वीं अनुसूची में जो जितने विषय हैं, हम कितने विषय पंचायत को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाजुला के कहने का मतलब यह है कि वित्तीय एकत्रीकरण वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से करता है, इसलिए इसका मूल उद्देश्य नहीं है वित्तीय एकत्रीकरण, और राजनीतिक जवाबदेही भी उसकी मूल उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य क्या है, विकास में जनता की भागीदारी। जैसे क्या है कि आप देख रहे हैं कि सत्ता है, सत्ता 3 स्तर पे बटा हुआ है, पंचायत में उनको जो है, पंचायत में चुन के लोग आते हैं, तो तीनों जो है संस्था जो है क्या काम करती है मिलके, अल्टीमेटली डेवलपमेंट का ही इनका गोल है ना, कि लोगों का विकास करना। तो विकास में क्या हो रहा है कि पैरेलल थर्ड जो लेवल है गवर्नमेंट का, वहां के लोगों का विकास में भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। तो पंचायत लेवल का ये मूल उद्देश्य है। तो समझ गए आप इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस, ठीक है। ये भी वही कह रहा है जो हमने बताया है, ठीक है। जो ऑनलाइन करेंगे इसको आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो हम बताए हैं वही इसमें भी है, ठीक है। अब हम लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं। सरकार ने 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम यानी पेशा लागू किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में पहचाना नहीं जाता है। ये 2013 में आया। ये भी देखिए, पेशा मतलब ये 1996 में, देखिए 1992 में
1992 में आता स्थानीय शासन के लिए 73rd और पोस्ट से किया और 74th आता है ना, ये जनरल के लिए आता है, जनरल जो है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र जहां पे अनुसूचित जनजाति या जंगली लोग रहते हैं, मतलब जंगली नहीं कर सकते, मतलब जंगल में रहने वाले लोग या ऐसा क्षेत्र जो दुर्गम है, वैसे क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं जिसको शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उन क्षेत्रों के लिए एक पेशा लागू किया गया, पेशा अधिनियम, जिसको पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम लागू किया गया। ये जनरल क्षेत्रों के लिए था 92 में जो बनाया गया। तो भाई जो हम अनुसूचित जो लिस्ट जो डेवलप जो शेड्यूल्ड एरिया है, यानी जो लिस्ट डेवलप होने को शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया था, तो उनके लिए भी तो कुछ हमारे यहाँ प्रावधान होना चाहिए। तो उसी प्रावधान के तहत सरकार ने ये 1996 में ये पेशा अधिनियम लागू किया। अब ये कह रहा है कि पेशा अधिनियम में निम्न में से कौन सा उद्देश्य उसका नहीं है, मतलब उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए स्वशासन प्रदान करना, भाई इसका उद्देश्य यही था कि स्वशासन हम लोकल गवर्नमेंट को देंगे, जैसे उसमें था कि लोकल गवर्नमेंट, इसमें भी लोकल गवर्नमेंट यानी सेल्फ गवर्नमेंट। पारंपरिक अधिकारों का मान्यता देना, अब जाहिर सी बात है कि शेड्यूल्ड एरिया जो होता है उससे संबंधित जो कानून बनते हैं उनके जो पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए ही कानून बनते हैं। तो इसमें भी इसका उद्देश्य यही है। जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्र बनाना, बहुत सारे ऐसे शेड्यूल्ड एरिया हैं जहां आपको जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो उनको भी इसके तरह स्वायत्त क्षेत्र बनाया गया। और इसका आंसर डी बता रहा है, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। यद्यपि ये जो है मतलब इस तरह के कानून शोषण से मुक्त कराते हैं, लेकिन इनका प्राथमिक उद्देश्य ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आंसर डी होगा। और आपको मैं इसमें आपको बता भी देता हूं, देखिए वही ये कह रहा है। पेशा एक्ट 1996 का मुख्य लक्ष्य था कि आदिवासी समुदाय को ग्राम सभा के माध्यम से स्वयं शासन यानी स्वशासन दिया जाए, अतः विकल्प इसका उद्देश्य है, विकल्प ए, ठीक है। उसी तरह पेशा आदिवासी समुदाय के पारंपरिक प्रथाओं, संस्कृति और प्रथागत कानून को मान्यता देता है। जो उनके कल्चरल कानून है, जैसे प्रथा उनकी है, कस्टम है, या फिर संस्कृति है, या फिर उनका जो प्रथागत कानून है, मतलब बहुत सारे उनकी ऐसी प्रथा होती है जो वर्षों से चली आ रही है अनुसूचित जनजाति की। आप देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा त्यौहार मनाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, जो उनका जो हम लोग अमूमन वो त्यौहार के बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसे त्यौहार को संरक्षण कैसे प्रदान किया जाएगा, जब उस तरह का कानून आप बनाएंगे। तो उस कानून में ये है, ये जो पेशा जो अधिनियम है उसमें ये मान्यता देता है। अतः क्या है, इसका उद्देश्य ये भी है। पेशा आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक स्वायत्तता देता है, यानी वहां शासन स्थानीय ग्राम सभा के हाथ में अधिक होता है, ठीक है। अतः विकल्प सी भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब ये तीनों उद्देश्य इसके थे, आपने इसके अधिनियम के तहत जो इसके उद्देश्य थे वो समझ गए। अब समझिए कि चौथा उद्देश्य क्यों नहीं है। देखिए, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना पेशा का प्रत्यक्ष एवं घोषित उद्देश्य नहीं है, प्रत्यक्ष और घोषित उद्देश्य नहीं है। हालांकि पेशा अप्रत्यक्ष रूप से शोषण कम कर सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य स्वशासन, स्थानीय सशक्तिकरण और पारंपरिक अधिकारों की मान्यता देना, अतः विकल्प डी इसका उद्देश्य नहीं है। मतलब कि ये इसका जो प्राथमिक उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य जो है आपको सेल्फ गवर्नमेंस यानी ठीक है, मतलब कि स्थानीय स्वशासन, सशक्तिकरण और पारंपरिक अधिकारों का यह संरक्षण प्रदान करता है। अब देखिए पांचवा जो हमारा है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका शक्ति क्या है, यह 2012 में पूछा गया, ठीक है। हाँ, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के प्रतियाग हस्तांतरण को रोकने की शक्ति है, वही अधिनियम है। हाँ, लेकिन उसमें शक्ति क्या है, अब उसका उद्देश्य के बारे में था, अब ये शक्ति के बारे में है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के प्रतियाग हस्तांतरण को रोकने की शक्ति है, पहला ये बता रहा है। दूसरा, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस करने का स्वामित्व होता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की सिफारिश आवश्यक होती है, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या कह रहा है, बी, मतलब केवल एक और दो ही सही है, ये तीसरी शक्ति इसमें नहीं होती है, क्योंकि तीसरी ज्यादातर जो अन्वेषण की शक्ति हम लोग राज्य के पास होती है, उस स्टेट के पास होती है। फिर भी हम लोग समझते हैं इसके एनालिसिस में कि कथन एक क्यों सही है। कथन एक सही है, पेशा एक्ट 1996 के अनुसार ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण एवं भूमि की खरीद बिक्री लोक लगाने की शक्ति दी गई।
ताकि आदिवासियों की सुरक्षा हो सके और बाहरी लोग उनकी भूमि पर हथिया ना सके, कब्जा को मतलब रोकने के लिए इस तरह का उनको एम्पावर किया गया है। ताकि जैसे मान लीजिए कि उनका जंगली एरिया है, एक एरिया में वो लोग रह रहे हैं और लोगों की नज़र होती है कि भाई हम उसको हथिया लें, तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा स्थानीय स्वशासन को कि अपने ज़मीन की रक्षा कर पाएँ, तो बहुत सारे बाहरी शक्ति जाकर जो है वहाँ पे अपना भूमि को हथियाने का काम शुरू कर दे। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं भाई जंगल का शोषण करने लगे। इसलिए इस पेशा अधिनियम में ग्राम पंचायत को ये पावर दिया गया है, ये शक्ति दिया गया है कुल मिला के संरक्षण प्रदान करने के लिए। उसी तरह देख लीजिए आप कि कथन 2 सही कैसे है। पेशा के तहत ग्राम सभा को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे गोंद, शहद, लकड़ी और जड़ी बूटियां आदि पर स्वामित्व मिलता है। ठीक है, यह आदिवासियों की आजीविका का बड़ा स्रोत है, इसलिए ग्राम सभा का स्वामित्व महत्वपूर्ण अधिकार है। मतलब आदिवासी जनरली इसी तरह का छोटा मोटा जो है जंगल में अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे गोंद बना के, शहद बना के, लकड़ी का खेती करके और जड़ी बूटियां आदि बना के। तो इसमें सीमित अधिकार है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें भी कथन 2 सही है। कथन 3 क्यों नहीं सही है। पेशा ग्राम सभा को खनिजों के अन्वेषण का खनन पटों पर रिकमेंडेशन की बाध्यकारी शक्ति नहीं देता है। इस विषय में वास्तविक नियंत्रण राज्य सरकार और संबंधित खनन विभाग के पास होता है। ठीक है, इसमें राज्य सरकार का स्वामित्व होता है। इसमें मतलब वहाँ की ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का कुछ कर भी नहीं सकती है, तो कोई इसकी बाध्यकारी शक्ति नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी एरिया में, जब मान लीजिए कि जंगली एरिया है या अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पे किसी प्रकार के खनिज का जो है स्रोत मिल गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोज निकाला या फिर संबंधित खनन विभाग ने खोज निकाला या राज्य सरकार ने निकाला, तो इसमें भाई अब मान लीजिए कि हम सारे जमीन पे इनको दे रहे हैं कि भाई अपनी रक्षा करें, लेकिन अब इस पे भी दे देगा तो फिर तो सरकार कैसे जो है कह देगा कि नहीं, हमको यहाँ जो है खनन करने का अधिकार हम आपको नहीं देंगे, तो फिर दिक्कत होगी ना। इसलिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है कि खनन करने के लिए इनकी रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्टेट का पावर है या संबंधित खनन विभाग का पावर है। ठीक है, हाँ, उसी प्रकार हम लोग आज का छठा प्रश्न पे जाते हैं। भारतीय संविधान यानी 72वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान की व्यवस्था करता है। 2011 में आया था। देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, पेशा से पूछ रहा है 96 में अनुसूचित क्षेत्र का, और एक पंचायती राज अधिनियम से उठा के पूछ दे रहा है, और उसके मूल अधिनियम। अब देखिए एक पूछा संसद निधि से भी पूछा। ठीक है, हाँ, संसद निधि से भी पूछा। तो कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन की प्रकृति को समझ के आप उसी तरीके से अपने तैयारी को धार दे सकते हैं। ऑनलाइन भी जो यूट्यूब पे भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी है कि जिस प्रकार की क्वेश्चन यूपीएससी जो पूछ रहा है उससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि पिछले 10 वर्षों में लोकल गवर्नमेंट से, खासकर पंचायती राज सिस्टम से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। इस वीडियो में आप देख के आप समझ जाएंगे और उसी तरीके से अपने तैयारी को आप धार देंगे। मेरा एक तरह से आप लोगों को विशेष रिकमेंडेशन है कि आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। संविधान की किताब तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ते ही होंगे, लेकिन एनसीईआरटी का कोई जोड़ नहीं है। एनसीईआरटी जरूर एक बार पढ़िए, इन सारे प्रश्नों का लगभग उत्तर एनसीईआरटी दे देती है। ठीक है, अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो। आप भी जो ऑनलाइन जो क्लास में हैं बच्चे, उनके लिए भी है कि एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर पढ़ें आप लोग। ये मैं स्पेशल रिकमेंडेशन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चंस का, जब मैं एनालिसिस कर रहा था, जब इसका मतलब जो इसकी व्याख्या जब मैं बना रहा था, तो उसमें एनसीईआरटी ने बहुत हेल्प किया। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी मतलब रामबाण है। एनसीईआरटी का कोई जोड़ नहीं है और कोई उसका विकल्प नहीं है। तो देखिए अब इसमें यह मेरा इसलिए बताने का वो था कि क्वेश्चन की प्रकृति को भी आप समझिए। देखिए अब कौन सा व्यवस्था, किस प्रावधान की व्यवस्था करता है यह अधिनियम। जिला योजना समितियों का गठन। ठीक है, सभी पंचायत चुनाव के संचालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। इसमें जो है 2 होगा। ठीक है, आंसर सी होगा। इसका आंसर सी, मतलब 2 और 3। ठीक है, जिला योजना समितियों का गठन ये नहीं करता है, वो जो है वो है आपको संविधान का 73वां संशोधन में, थर्ड में, जो शहरी क्षेत्र से है। नगर पालिका इसके बाद हम कराएंगे। अभी ग्राम पंचायत से हम लोकल गवर्नमेंट में लेके आए हैं, पार्ट 2 जब लेके आएंगे शहरी क्षेत्रों वाला लेके आएंगे। तो ये 73rd में है। आपको मैं एनालिसिस में भी बता देता हूं। देखिए 72वां संविधान संशोधन 1992 निम्नलिखित प्रावधान करता है। पंचायत चुनाव के संचालन के राज्य निर्वाचन आयोग, मतलब
सभी राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो पंचायत चुनाव का व्यवस्था करता है। इसका सेंटर से कोई मतलब नहीं है और सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन होता है उससे भी कोई मतलब नहीं है। राज्य चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट होता है और उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है और वही जो है पंचायत चुनाव से संबंधित सारा प्रावधान, सारा व्यवस्था वो संभालता है। ठीक है, तो ये पंचायत अधिनियम में ही है। 73 संविधान का 73वां संशोधन था, उसके तहत ही दिया गया है। उसी तरह पंचायती राज संस्थाओं के जो वित्तीय वितरण की समीक्षा एवं सिफारिश के लिए राज्य वित्त आयोग, जैसा कि अनुच्छेद 243(1) में निर्धारित है। ठीक है, तो ये कुल मिला जुला के आप समझ गए। उसी तरह लेकिन पहला कैसे था गलत, जिला योजना समिति का प्रावधान 73वां और 74वां था। 74वां अधिनियम 1992 के अंतर्गत है, जो कि शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित है, ना कि पंचायती राज संस्थाओं से। वही मेरा कहने का मतलब था, वहां पे मैं 73 बोल गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि कथन 2 और 3 ही सही है और कथन ए जो था ये गलत है। ठीक है, समझ गए आप? अब हम लोग इसी के साथ जो है, कोई दिक्कत, सारा प्रश्न आपने समझ गए। इसी के साथ जो है आज हमारा क्लास जो है खत्म होता है, समाप्त होता है यहीं पे। हम लोग अगले बार मिलेंगे किसी टॉपिक के साथ, और इसी तरह रुचिकर टॉपिक और आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी टॉपिक होगा। क्लास में जो उपस्थित बच्चे हैं उनके लिए भी है कि आप लोग कृपा करके बने रहिए क्लास में, और हम कोशिश करेंगे आपके लिए नया टॉपिक लेकर आने के लिए, संविधान से संबंधित जो क्वेश्चन है, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी हो जाए कि यूपीएससी पॉलिटी से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, और आप अपने तैयारी को एक नई दिशा और नई धार दे पाएं, ताकि पॉलिटी से अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन कितना भी टफ पूछे तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में हो। इसी के साथ हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।